पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, याद है कुछ? आत्मिका भी आ गई। हाँ, वो उपन्यास के बारे में पढ़ा था हाँ, हमने। तो हमने पिछली क्लास में उपन्यास के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने उपन्यास के स्वरूप, उसकी परिभाषाएं, हाँ, उपन्यास शब्द का निर्माण कैसे हुआ, परिभाषाएं दो विद्वानों का बताया, प्रेमचंद जी का। और उपन्यास के तत्व पर चर्चा हम लोग ने किया था। ठीक है, तत्व याद है कुछ? उपन्यास के कौन कौन से तत्व है? कथा वस्तु, हाँ, कौन बोल रही है? आत्मिका। हाँ, कथा वस्तु और पात्र पात्र। ठीक है, और सही बोल रहे हैं। संवाद संवाद संवाद, हाँ। और एक उद्देश्य हाँ, उद्देश्य। और एक और था एक चरित्र नियंत्रण। हाँ, निक्की बताइए क्या क्या है उपन्यास के तत्व? निक्की का नेटवर्क का। कथा हाँ संवाद, हाँ, देशकाल बकावड़ा, उद्देश्य और ये भाषा। ठीक है। तो हमने उपन्यास के तत्व को समझ लिया। ठीक है, और यही तत्व कहानी का भी है। पिछली क्लास में कहानी उपन्यास में क्या अंतर है बता दिया। यही तत्व नाटक के भी है, केवल नाटक में अभिनेता जो है, रंगमंचीयता, अभिनेता एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो ये तीनों के तत्व जो है लगभग समान है, उपन्यास, कहानी और नाटक के। केवल उपन्यास एक बड़ी विधा है कहानी की तुलना में। तो कथा वस्तु में मुख्य थोड़ा हम लोग पिछली क्लास में क्या है, 2-5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो उपन्यास की कथा वस्तु एक मुख्य कथा वस्तु रहेगी, उसके साथ कई प्रासंगिक कथा, मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक कथा कहेंगे, और जो अन्य घटना को बढ़ाने में छोटी छोटी कथाएं उनको प्रासंगिक कथा कहेंगे। जैसे कि मैंने रामायण का उदाहरण दिया, रामायण में मुख्य कथा राम की है और प्रासंगिक कथा छोटी छोटी हनुमान की कथा, और कई कथा है, रावण की कथा, अंगद की कथा, ये सब तो ये सब कहानी को आगे बढ़ाती है, कथा वस्तु को। दूसरा, जैसे पात्र में भी बोलेंगे कि कहानी में कम रहेगा, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक रहेंगे। ठीक है, और संवाद है, सरल होना चाहिए, छोटे छोटे होना चाहिए, पात्रों के अनुसार होना चाहिए, ये संवाद की विशेषता होगी। देश काल वातावरण, तो जो कथा वस्तु है उसी से संबंधित घटना होनी चाहिए। भारत की कथा है, भारत देश का वर्णन, गांव की कथा है तो गांव का, शहर का है तो शहर, और वैसा ही पात्रों के वेशभूषा आदि के द्वारा, बातचीत के द्वारा जो है वातावरण तैयार किया जाता है। इसमें भौगोलिक परिवेश का भी कई उपन्यासकार जो है वर्णन कर देते हैं। इसी के अंतर सामाजिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश, ये सारा वातावरण का निर्माण हो जाता है। अब उद्देश्य जो है उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? हाँ मैम। इसमें जब नहीं आएगी ना तो बताइएगा। तो उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि कोई भी जो है उपन्यासकार, कथाकार, किसी उसका कोई मकसद होता है कहानी लिखने का, उपन्यास लिखने का। कुछ तो मनोरंजन के लिए लिखते हैं, कुछ समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान बताते हैं। तो ऐसे कई जो है उद्देश्य को मन में रखकर जो है लेखक अपनी बात पाठकों के आगे करता है। इसलिए उद्देश्य जो है कहानी या उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा शैली, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल में कई जो ऐसे भी कथाकार है जो उद्देश्य जो है पात्रों के मनस्थिति को बढ़ाना, मतलब उनका जो मनस्थिति किस प्रकार है, क्या है, मनोवैज्ञानिक चित्रण करना, ये भी उद्देश्य कई आधुनिक कथाकार करते हैं। ठीक है, फिर भाषा शैली भी के अनुकूल, देश के अनुकूल, कथा के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, गांव की कथा है तो उसमें वहीं की बोली का प्रयोग हो, वहीं के शब्दों का, जिससे कि कथा जो है यथार्थ लगे, सही लगे। तो ये सब जो है इन्हीं के आधार पर, ये बातों के आधार पर हम कहेंगे, इन्हीं सब कि हम कहेंगे ये कहानी है, ये उपन्यास है। ठीक है, जैसे अब समाचार पत्र है, उसमें भी घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन उसमें कल्पना नहीं रहेगा, उसमें सच्चाई केवल घटना होगी। लेखक अपने तरफ से जो पत्रकार है कुछ नहीं कहता है, ठीक है, वो सच्ची घटना का ब्यौरा देता है। लेकिन
उपन्यास, कहानी, इनमें जो है क्या अंतर है कि इसमें लेखक जो सच्ची घटना है उसे लेते हैं जीवन के क्षेत्र से, उसमें अपनी कल्पना का समावेश करता है ताकि वो और अधिक रोचक रहे। तो जीवन की घटना को अपनी कल्पना के द्वारा वो लेखक प्रस्तुत करता है साहित्य में। आया समझ में? अब जो है उपन्यास का विकास, आप लोग के पाठ्यक्रम में क्या है? हिंदी गद्य विधा का विकास 1915 से लेकर 1980 तक। ठीक है, तो गद्य विधा का विकास 1915 से लेकर 1980 तक में हमने कहानी का विकास पढ़ लिया, नाटक का विकास पढ़ लिया। अब उपन्यास का विकास, तो जैसा कि हमें पता है कि ये गद्य विधा है, ये सब गद्य विधा में कौन कौन से आ जाएंगे उदाहरण? कौन कौन सी गद्य विधा? हाँ, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यही गद्य विधा। और पद्य विधा? गद्य विधा में कविता है कि पद्य विधा में, हाँ, पद्य विधा में कविता। तो ये जो आधुनिक गद्य विधा है उसका विकास किस काल में हुआ? आधुनिक गद्य विधा है उसका विकास किस काल में हुआ? गद्य लिखने की शुरुआत कब हुआ? क्या बोल रहे निक्की? आधुनिक काल से, है कि नहीं? आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे निक्की। आवाज नहीं जा रही? हाँ, अभी आई। तो ये जो है, जो गद्य विधा है हिंदी की, उसकी शुरुआत ही आधुनिक काल यानी कि 1850 के बाद से हुआ, 19वीं शताब्दी से। कैसे हुआ, क्यों हुआ? अंग्रेजों आए तो जो है अंग्रेजी साहित्य से परिचित हुए, तो पहले केवल काव्य में, पद में, दोहे में, इस प्रकार से हमारे प्राचीन हिंदी के साहित्य लिखे जाते थे। लेकिन आधुनिक काल में जो है साहित्य, एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, बाद में बात करो। आधुनिक काल में जो है साहित्य गद्य विधा जो है वो 19वीं शताब्दी से लिखी जाने लगी। अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हमारे देसी लेखकों ने जो है वो पढ़ा दूसरे साहित्य को, फिर वो भी जो है कुछ बंगला साहित्यकारों ने अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद किया, कहानी उपन्यास का। फिर वो मौलिक रचना करने लगे। फिर हिंदी के लेखकों ने जो है वो बंगला से अनुवाद किया, अंग्रेजी से। शुरुआत में अनुवाद होते थे। अनुवाद का क्या अर्थ हुआ? लेखक की खुद की रचना नहीं है, वो केवल एक भाषा का दूसरे भाषा में प्रस्तुत करते थे। जैसे अंग्रेजी में कोई कहानी है, उसे समझ के हिंदी में उसी की कहानी को प्रस्तुत करना। ठीक है, एक भाषा से जब हम दूसरी भाषा में कोई बात कहते हैं लेकिन उसका हम रचना खुद नहीं करते किसी की भी रचना को, तो वहां अनुवाद हुआ। लेकिन जब हमारी मौलिक है रचना लेखक की, तो वो अनुवाद नहीं हुआ। तो शुरुआत में जो भी कहानी उपन्यास वो अनुदित थे बंगला साहित्य से। अब बंगला लेखकों ने, जब बंगाली लेखकों ने सबसे पहले अंग्रेजी साहित्य से गद्य विधा लिखा, फिर हिंदी में जो है अंग्रेजी, बंगला, फिर प्राचीन संस्कृत के भी कुछ कहानियों का जो है वो हिंदी में अनुवाद किया। फिर धीरे धीरे जो है मौलिक कहानी उपन्यास लिखे जाने लगे हिंदी में। अब एक और ये बात है कि जो गद्य विधा है आधुनिक हिंदी साहित्य की, उसकी बोली कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली। तो खड़ी बोली की शुरुआत भी आधुनिक काल में हुआ। कि हम प्राचीन साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें खड़ी बोली नहीं थी, पद्य की भाषा, ब्रज भाषा, अवधि, अपभ्रंश ये थी। लेकिन क्योंकि आधुनिक काल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है आधुनिक काल के? याद है कुछ? आधुनिक काल का विभाजन 4 भाग में: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावादोत्तर। हाँ, वेरी गुड। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावादोत्तर काल। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग का, क्योंकि आधुनिक गद्य का विकास ही आधुनिक काल में हुआ, गद्य का, हिंदी गद्य का विकास, तो इसका जो हम विकास भी देखेंगे कहानी या उपन्यास का, तो इन्हीं कालों के आधार पर देखेंगे। आया समझ में?
तो शुरुआती काल को जो 1850 से 19वीं शताब्दी ईस्वी के काल को बोलते हैं भारतेंदु युग। ठीक है आत्मिका, आप शुरू में नहीं थी इसलिए शायद आपको काल में जो है विभाजन जो है छूट गया आपका। तो जो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग कहते हैं। ये सारे आधुनिक काल है। 1900 से लेकर 1918 के काल को द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का रखा गया। तो भारतेंदु युग में जो है काव्य की भाषा तो पहले की जैसा ब्रज अवधि रही, लेकिन गद्य की भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जोड़ दिया कि खड़ी बोली में गद्य लिखी जाए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और 17 वर्ष तक वो इसके संपादक रहे। तो उन्होंने जो है खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में और खड़ी बोली साहित्य लिखने में बहुत बड़ा योगदान दिया और अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से वो उसके व्याकरण को बताते थे, शुद्ध हिंदी में कैसे लिखी जाए, और लोगों को खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखने के लिए वो प्रेरणा देते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ ठीक है, इसका नेटवर्क गया, आत्मिका फिर से आएगी। तो अभी आप ही होता है नेटवर्क चले जाने पर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर उसके बाद जो है 18 से लेकर 38 तक या 36 तक जो है छायावाद काल, और उसके बाद छायावाद उत्तर काल। तो हिंदी उपन्यास का विकास भी जो है हम लोग इन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि क्योंकि कथा सम्राट हम तो इसका 1 मिनट इंतजार करें क्या? क्या पता आएगी, इसको मैसेज लिखती हूँ। हाँ देख लीजिए। हाँ क्योंकि आ गई। हाँ आई ना आत्मिका, आ गई। नेटवर्क का प्रॉब्लम ना। तो मैं ये बता रही थी आधुनिक काल का 4 भाग हुआ, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का 1900 से लेकर 1918 तक, 18 से 36 तक छायावाद, और उसके बाद छायावादोत्तर काल। तो जैसा कि कहानी के विकास में, क्योंकि हिंदी कथा सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद जी को। तो प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर ही कहानी और उपन्यास के विकास का विभाजन किया है। जैसे कहानी में भी क्या है, प्रेमचंद पूर्व काल हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद दोत्तर। इसी तरह उपन्यास का भी विकास प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर 3 कालों में किया है। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद का समय जो है द्विवेदी युग से प्रारंभ होता है। तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद का समय 1918, द्विवेदी के बाद प्रेमचंद पूर्व में कौन आ गया? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो जब हम लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे शुरुआत की हिंदी उपन्यास का विकास कथा सम्राट प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर 3 कालों में बांटा जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास साहित्य, इसके अंतर्गत भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य उपन्यास साहित्य को लेंगे। तो प्रेमचंद पूर्व में भी उपन्यास को 2 कालों में बांटा है, एक भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ और द्विवेदी युग में हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। अब प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में प्रमुख उपन्यास का प्रेमचंद ही आएंगे, प्रेमचंद युग के। आ रहा समझ में आत्मिका? प्रेमचंद युगीन में प्रमुख उपन्यास जो है प्रेमचंद जी ही होंगे उपन्यासकार, और उनके अलावा जो है जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय, अन्य का हम उल्लेख करेंगे। फिर प्रेमचंद दोत्तर, उनके बाद जो है प्रेमचंद के 36 के बाद जो साहित्य आया, प्रेमचंद दोत्तर में भी एक स्वतंत्रता से पहले का साहित्य और स्वतंत्रता के बाद का। तो ये सारे जो है इस प्रकार से विकास हुआ। तो आज हम पहले लेंगे भारतेंदु ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, ठीक है, जिसके अंतर्गत आ गया पहला लेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यास। पूर्व में 2 युग हुआ, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रेमचंद भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्योंकि इस युग के प्रवर्तक हैं, इन्होंने अपनी पत्रिका जो है उनकी हरिश्चंद्र मैगजीन है, उनके माध्यम से लेखकों को प्रेरित किया हिंदी साहित्य में लिखने के लिए। तो भारतेंदु युग में ही जो है कई लेखक आए जिन्होंने
उपन्यास लिखे। उनमें से जो है आप बता सकते हैं कि उपन्यास में जो है बाल कृष्ण भट्ट है, उनके कुछ उपन्यास का मैंने नोट्स भी दिए, नूतन ब्रह्मचारी, 100, सुजान, एक अजान। तो इस प्रकार से जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी है, जिन्होंने लगभग 65 छोटे बड़े सामाजिक उपन्यास लिखे। अब एक और सवाल उठता है, जैसे कि हिंदी की पहली कहानी किसे मानेंगे, हिंदी मतलब खड़ी बोली में, तो हमने जो है बताया था एक टोकरी भर मिट्टी को सबसे ज्यादा जो है विद्वानों ने इसे स्वीकार किया। इसी प्रकार एक प्रश्न ये उठता है कि हिंदी का पहला खड़ी बोली में उपन्यास किसे मानेंगे। तो कई विद्वानों ने हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती को माना, जो 1877 भारतीय हिंदू युग में जो है 1877 1877 ईस्वी में भाग्यवती को माना। हाँ, श्रद्धाराम फुल्लोरी इसके लेखक है। लेकिन अधिकांश ने जो है लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, क्या नाम है, परीक्षा, आप लोग नोट्स देख लीजिएगा, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना, जो 1841 1882 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो लेकिन स्वीकार जो है हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को किया गया। तो कैसे मानेंगे हिंदी का पहला उपन्यास, परीक्षा गुरु। हाँ, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अधिकांश विद्वानों ने इसे स्वीकृत किया, जिसका काल है 1882 और इसके लेखक कौन हुए, लाला श्रीनिवास दास। लेखक का नाम क्या हुआ, लाला श्रीनिवास दास। हाँ, तो ये सब जो है ना एक वाक्य प्रश्न में आता है, पूछा जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे मानेंगे, माना है अधिकांश विद्वानों ने। तो आप लोग याद रखिएगा, ये श्रीनिवास दास जो है इसे मानते हैं। तो भारतीय हिंदू युग में ही पहला हिंदी के ये उपन्यास, आरंभिक उपन्यास में श्रद्धाराम फुल्लोरी की भाग्यवती, लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु लिखे। फिर जो है किशोरी लाल गोस्वामी ने कुछ जासूसी उपन्यास लिखा, शीश महल, सरकटी लाश, इस तरह के, और कई सामाजिक उपन्यास। फिर ये बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, और राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण आप दे देंगे कि भारतीय हिंदू युग में ये पहला उपन्यास जो है इन दोनों को माना जाता है। फिर 2-4 उदाहरण देंगे। आप कैसे देंगे, पहला भारतीय हिंदू युगीन हिंदी उपन्यास, प्रवर्तक भारतीय हिंदू, उन्होंने प्रेरित किया, ये आरंभिक उपन्यास लिखे गए, और 2-4 आप लेखक और उसके उपन्यास बताएंगे। भारतीय हिंदू युग से ही एक और उपन्यासकार जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जो पहले बहुत टीवी सीरियल उसका आता था, चंद्रकांता लिखा, देवकी नंदन खत्री। तो इनकी शुरुआत हुई भारतीय हिंदू युग से लिखना, देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा। लेकिन इसी कई भागों में उन्होंने लिखा और इनको प्रसिद्धि मिली द्विवेदी युग में। ऐसा कई बार ऐसे भी उपन्यासकार होते हैं जो एक युग से आरंभ करते हैं, लेकिन वो आगे के भी युग तक लिखते हैं। ठीक है, तो देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी। तो देवकी नंदन खत्री जो है इस प्रकार के उपन्यासकार है जिन्होंने तिलस्मी, तिलस्मी का मतलब क्या हुआ, जादुई, इस प्रकार के उपन्यास लिखे जिसमें तिलस्म का, जादू का जो है वर्णन किया है। कुछ आवाज आ रही है ना, कहीं से तो आ रही है आवाज। तो हाँ, इसके घर से आजू बाजू में पड़ोसन तो नहीं बात कर रहे, तुम लोग के आजू बाजू में पड़ोस में तो कोई बात कर रहा है, खिड़की से आवाज आ रही होगी। मेरे यहाँ तो कोई है नहीं। ठीक है, मेरे पास नहीं है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री जो है उन्होंने तिलस्मी, ये चंद्रकांता लिखा इस पर, और वही आगे चलकर देवकी नंदन खत्री 3 उपन्यासकार जो है भारतीय हिंदू युग के, जो आगे द्विवेदी युग में भी लिखे। ठीक है, कौन 3 उपन्यासकार है, तो एक देवकी नंदन खत्री,
गोपाल राम गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी, ये तीनों जो है भारतेंदु युग से लिखे और द्विवेदी युग तक भी इन्होंने उपन्यास लिखा और काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, तो आपने लिख दिया पहला उपन्यास, कुछ उपन्यासकार और उनके उपन्यास के बारे में। विषय क्या थे? तो अधिकांश भारतेंदु युग के विषय जो है राष्ट्र, क्योंकि उस समय स्वाधीनता आंदोलन ये सब चल रहा था। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की बात, देशभक्ति की बात, सामाजिक समस्याएं, इस तरह के जो है थी सामाजिक समस्याएं, मनोरंजन, फिर तिलस्मी, जासूसी, इस प्रकार के विषय को लेकर भारतेंदु युग में उपन्यास लिखे गए। ठीक है, तो इतना आप भारतेंदु युग में आप बता देंगे कि हिंदी उपन्यास का विकास, पहला प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जिसके अंतर्गत दो भाग आता है, भारतेंदु युगीन उपन्यास और द्विवेदी युगीन। तो भारतेंदु में हमने समझ लिया पहला उपन्यास, कुछ भारतेंदु युग के उपन्यासकार और उसके कुछ उपन्यास के बारे में नाम हमने जाना। विषय क्या है? अधिकांश का विषय मनोरंजन था। मनोरंजन के साथ साथ उस समय की स्थिति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, सामाजिक समस्या, तो तिलस्मी, जासूसी, तो कौन तिलस्मी कौन लिखे? देवकी नंदन खत्री। और भारतेंदु युग के ही अब द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को ही दूसरा विकास काल भी वो कहते हैं कि विकास हुआ हिंदी साहित्य का। भारतेंदु युग को निर्माण काल की यहाँ से शुरुआत हुई, द्विवेदी युग विकास काल। अब द्विवेदी युगीन मतलब प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में अब हम बात करेंगे द्विवेदी युगीन उपन्यास। तो द्विवेदी युग में आप जाएंगे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पढ़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली निर्धारित की, कविता भी उन्होंने जोड़ दिया खड़ी बोली। इनके युग में, द्विवेदी युग में भारतेंदु युग के ही तीनों उपन्यासकार अत्यंत प्रसिद्ध हुए। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता के कुछ भाग इन्होंने इसमें लिखे। गोपाल राम गहमरी, ये जासूसी उपन्यासकार थे। गोपाल राम गहमरी कहते हैं कि अंग्रेजी लेखक ऑर्थर कॉनन डॉयल से काफी प्रभावित थे, तो उन्हीं का पढ़ के उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखा। किसने? गोपाल राम गहमरी। चंद्रकांता किसने लिखा? बोलो आत्मिका। देवकी नंदन खत्री। हाँ, देवकी नंदन खत्री काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चंद्रकांता जो उपन्यास है, ये तो पता नहीं आप लोग तब के समय था कि नहीं, टीवी में कभी देखा आप लोग? छोटे छोटे होंगे, बच्चे होंगे, हम लोग कॉलेज में जाते थे तो देखते थे चंद्रकांता। कॉलेज में की बाद में वो उससे बड़े होने पर ही नौकरी करे थे तभी। काफी प्रसिद्ध है ये उपन्यास चंद्रकांता। और कहते हैं कि जब ये इन्होंने चंद्रकांता लिखा देवकी नंदन खत्री ने, तो उस समय जो अहिंदी भाषी थे उस उपन्यास को पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। जैसा आजकल अंग्रेजी का हैरी पॉटर कितना प्रसिद्ध है, हैरी पॉटर सब पढ़ना चाहते हैं, हैरी पॉटर को हिंदी में भी अनुवाद है। तो उस जमाने में खत्री जी का ये उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ कि जिनको हिंदी नहीं आती थी वो हिंदी सीखे इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना प्रसिद्ध हुआ। 4 भागों में जो है चंद्रकांता संतति लिखी गई। तो भारतेंदु युग के ही उपन्यासकार जो है देवकी नंदन खत्री द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी ने, उनके कुछ उदाहरण दे दीजिए उपन्यास इस युग के प्रसिद्ध है जिसका जासूस पर जासूसी, हाँ, जासूस की भूल, इस तरह के जो है इन्होंने लिखे उपन्यास गहमरी ने। फिर किशोरीलाल गोस्वामी जी ने भी कुछ जासूसी और कुछ सामाजिक उपन्यास लिखे। तिलस्मी, शीश महल, सरकटी लाश, ठीक है, नाम सुनेंगे तो ही कितना जासूसी आ जाता है ना, सरकटी लाश, तिलस्मी, शीश महल, इस प्रकार के जासूसी उपन्यास कभी पढ़े कि नहीं आप लोग? हाँ, नहीं मैम। नहीं पढ़े? नहीं मैम। अच्छा, मैं तो कॉलेज में थी तो खूब पढ़ती थी, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता था जासूसी उपन्यास पढ़ने का। ठीक है, तो ठीक है, तो ये 3 आप ले लेंगे। द्विवेदी युग में ये 3 प्रमुख रहे जो भारतीय। चौथा एक आ जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, द्विवेदी युग के अन्य उपन्यासकार है।
तो द्विवेदी युग में भारतेंद्र युग के 3 उपन्यासकार के अलावा अन्य उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जो कवि भी अच्छे रहे, इन्होंने जो है ठेठ हिंदी की थाट, अधखिला फूल, ये उपन्यास लिखे। ठीक है, तो इसके अलावा अन्य उपन्यासकारों में लज्जाराम मेहता, लज्जाराम शर्मा, ये सब इनका उपन्यास कौन कौन सा है? क्या बोल रहे हैं आप? इनका उपन्यास कौन कौन सा? हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध का है ठेठ हिंदी का ठाट, ठेठ हिंदी का ठाट और अधखिला फूल, ये 2 उपन्यास इनके प्रसिद्ध रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ठेठ हिंदी का ठाट और अधखिला फूल। इसके अलावा लज्जाराम मेहता, लज्जाराम शर्मा, ये सब भी अन्य उपन्यासकार द्विवेदी युग में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज ये जो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में हमने 2 युग के उपन्यासकारों का संक्षेप में परिचय पढ़ा। प्रेमचंद, अभी समय है प्रेमचंद युगिन भी पढ़ लेंगे और अगले क्लास में, क्योंकि प्रेमचंद उत्तर काफी लंबा है, उस पर पढ़ेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के बाद जो है दूसरा काल है प्रेमचंद युगिन हिंदी उपन्यास। तो कैसे कैसे विकास हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो प्रेमचंद युगिन हिंदी उपन्यास में प्रमुख उपन्यासकार, जैसा कि उन्हीं के नाम पर है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी को हिंदी का उपन्यास सम्राट इसलिए माना जाता है क्योंकि वे ही पहले उपन्यासकार या कथाकार, कहानीकार है जिन्होंने आम जनता की पीड़ा को, समस्या को समझा। उससे पहले या तो राजा महाराजाओं की बात होती थी, उच्च वर्ग की बात होती थी, कहानी यथार्थ से हटकर होती थी, मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। ठीक है, मनोरंजन के लिए, लेकिन आम किसान मजदूर की ओर लेखकों का ध्यान नहीं गया अधिक। तो प्रेमचंद जी पहले हिंदी के कथाकार है जिन्होंने आम किसान मजदूर की समस्याओं को, गांव की कहानी को अत्यंत यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी ने लगभग उन्होंने 200 तो कहानियां ही लिखी, उपन्यास भी उनके काफी है, जिनमें लगभग 300, हाँ 300 कहानियां लिखी। उपन्यास जो है उनके काफी चर्चित रहे हैं, जैसे गोदान, गोदान को उपन्यास को हिंदी कहानी का, साहित्य का, कहानी का हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहते हैं, गोदान उपन्यास। पढ़ा है किसी ने, आप दोनों में से किसी ने गोदान? नहीं मैम। आत्मिका को तो पता होना चाहिए, आपके पिताजी हिंदी के हैं। वो कहानी सुनी है, पढ़ी नहीं है। हाँ, पापा सुनाए हैं। हाँ, क्या बताया गोदान में पापा ने, कुछ याद है? वो एक गांव की और शहर के बारे में कुछ ये है कि गांव के कैसे ये होते हैं और शहर। तो गोदान जो है, हाँ बहुत अच्छा, गोदान जो है मुख्य जो नायक है इसका होरी है। ठीक है, होरी किसान है। क्या मैम? होरी, हाँ, तो ये मुख्य नायक जो गोदान उपन्यास का है वो होरी है। वो एक छोटा किसान है, छोटी सी उसके पास भूमि है, उस पर वो खेती करता है। लेकिन जैसे कि गांव में जो है एक लोगों में एक इज्जत है कि एक गाय रखने की, अपनी गाय रखने की उसकी इच्छा होती है, तो उसी कर्ज में लेकर वो एक गाय लेकर आता है, और किस प्रकार से उसका ही भाई उसे ईर्ष्यावश जहर देके मार देता है। ठीक है, उस गाय को, और उसे जो है उस कर्ज को चुकाने के लिए कैसे जो है उसकी पूरी गरीबी का, कैसे वो कर्ज में डूबता जाता है, कैसे कर्ज देने वाले शोषण करते हैं महाजन लोग उसका। उसकी पत्नी धनिया है, हाँ, तो धनिया और उसके बेटा गोबर है, तो उसी की कहानी को लेकर पूरी कहानी में बताया कि जमींदार लोग कैसे लगान के नाम पर किसानों को शोषण करते हैं, मजदूरी वसूली के नाम पर महाजन लोग कैसे ऋण देकर जो है किसानों का शोषण करते हैं, फिर पंडित लोग कैसे छुआछूत गांव ये जो फैलाते हैं, और कैसे इनका जीवन है संघर्ष में जीवन, और वही होरी जो है अंत में जो है ये उसके कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता, चुकाते चुकाते अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो पंडित लोग हैं उसके प्रायश्चित के लिए, उसके मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए जो है उसकी पत्नी को बोलते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम जो है गोदान करो तो इसे मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। तो उसके पास चवन्नी होता है,
धनिया के पास, और वो देती है, बोलती है कि गोदान के नाम पर मेरे पास केवल गौ का दान करना, गोदान मतलब गाय का दान करने से, हाँ। तो तो वो ये करके कहानी वो बेहोश होकर गिर जाती, यहीं पर उपन्यास जो है खत्म हो जाता है। तो काफी एक व्यंग भरा है, जिसमें पूरा जो है गांव का पूरा जीवन, गांव के जीवन के साथ साथ जो है शहर के लोग गांव में आते हैं, राय साहब जो जमींदार है उनके दोस्त आते हैं, कुछ शहरी जीवन, शहरी लोगों का ये वर्णन विस्तार से किया गया है। तो इसे जो है अत्यंत यथार्थ रूप में इसमें वर्णन है। इसके अलावा गोदान के अलावा उनकी कई नारी समस्या को लेकर उन्होंने उपन्यास लिखा। किसने? प्रेमचंद जी ने। जैसे निर्मला, निर्मला में दहेज प्रथा है, कैसे निर्मला जो है दहेज की वजह से उसके पिता जो है एक बच्ची का विवाह जो है बूढ़े से कर देते हैं, तो अनमेल विवाह वहां हो जाती है, और किस प्रकार से जो है उसका पति बूढ़ा हो जाता है तो जल्दी मर जाता है, तो विधवा की समस्या। तो एक जो है नारी समस्या को उन्होंने जो है निर्मला में, फिर गबन में बताया, आभूषण कैसे प्रेम होता है स्त्री का। कर्म भूमि उनका उपन्यास है, जिसमें स्वाधीनता संग्राम जो है उसका कई वर्णन किया गया है। साथ ही जो है वो अछूत का उद्धार जो नायक करता है, उनको स्वच्छता से रहने के लिए, तो इस पूरा संक्रांतिकारी जो है विचारधारा का नायक है। तो कर्म भूमि, रंग भूमि में भी एक अंधा सूरदास नायक है, जो उसकी जमीन पर फैक्ट्री लगने, क्या नाम है, हाँ रहने दो, रहने दो, छोड़ दो, मत उठाओ, फोन आ रहा है, वो बता रहे बच्चे। तो उसमें जो है ये बताया गया। तो कर्म भूमि, रंग भूमि, उनका आप लोग को प्रेमचंद जी का उपन्यास का नाम जानना बहुत जरूरी है। शायद कर्म भूमि आप लोग के पाठ्यक्रम में है, आपको पता है? हाँ, तो ये उपन्यास हम पढ़ेंगे, कर्म भूमि। तो गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, निर्मला, सेवा सदन, हाँ सेवा सदन, गबन, तो ये सब आप बता देंगे। प्रेमचंद जी के इस युग के प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद जी है, जिन्होंने इनके ये प्रमुख उपन्यास आए थे। प्रेमचंद युग में ही अन्य जो प्रमुख उपन्यासकार है वो है जयशंकर प्रसाद। नाम सुने जयशंकर प्रसाद का? हाँ, वो बहुत बड़े कवि भी है, नाटककार भी है, क्योंकि नाटक का जो हमने विभाजन किया था वो जयशंकर प्रसाद के नाम के था, प्रसाद पूर्व, प्रसाद युगिन। तो ये उपन्यासकार भी रहे। इनका प्रेमचंद युग में तितली, कंकाल, इस प्रकार के प्रसाद जी ने उपन्यास लिखे। शिव पूजन सहाय है, जो प्रेमचंद जी के समान, उन्होंने भी गांव की कथा लिखी, जमींदारों के बारे में। उनका देहाती दुनिया काफी प्रसिद्ध है, शिव पूजन सहायक है। तो प्रेमचंद युग में आप बताएंगे कि प्रमुख उपन्यासकार कथा सम्राट प्रेमचंद जी है, उनके ये प्रमुख उपन्यास है। उनके अलावा जयशंकर प्रसाद जी है, उनके 2 उपन्यास तितली, कंकाल बता देंगे। इसके अलावा शिव पूजन सहाय जी है, उन्होंने देहाती दुनिया लिखी है। तो इस प्रकार से हिंदी उपन्यास की कथा आरंभ में मनोरंजन प्रधान थी। पहले तो आरंभ में अनुवाद हुआ, मनोरंजन प्रधान हुआ, धीरे धीरे राष्ट्रीयता की बात आई। मनोरंजन के बाद तिलस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, सामाजिक उपन्यास लिखे गए। फिर किस प्रकार से विकास होता रहा, राष्ट्रीयता की बात आई, और प्रेमचंद युग से जो है जीवन की सच्ची घटना, आम लोगों के जीवन की सच्ची घटना को प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया। जी। तो इस प्रकार से हिंदी उपन्यास का विकास इन 3 कालों में हुआ। और अगला जो हम लोग काल है प्रेमचंद के बाद, और प्रेमचंद के बाद जो है 1938 से लेकर अब तक, और उसको भी हम बांट देंगे। तो एक 19 स्वतंत्रता से पूर्व कैसा था हिंदी उपन्यास, और स्वतंत्रता के बाद जो है कई प्रकार के हो गए, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, प्रगतिवाद उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। तो ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार नोट्स मैंने दिया है, हाँ। और आप लोग कॉलेज की साइट पर स्टडी मटेरियल देखते हैं? वो कॉलेज की वेबसाइट में, क्या मैम? जो कॉलेज का वेबसाइट है उसमें भी तो लॉगिन करके सब डाल रहे हैं ना, सारे टीचर लोग डाल रहे हैं।
हाँ मैम देखते हैं। हाँ, तो वो भी देख लीजिएगा। मैं तो खैर जो वहां डालती हूँ वो ग्रुप में डाल ही देती हूँ, तो आप लोग एक बार जी समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए तो फिर याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगले क्लास जी में मैम। मिलते हैं। हाँ ठीक है, रखती हूँ। जी मैम।